सर एक बीमारी जो आमतौर पर हम बहुत हल्की लेते हैं और वो है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो। तो ये क्यों होता है? अक्सर तौर पर लड़ाई में हमने देखा, जब हमें गुस्सा आता है या कोई सीन, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसकी क्या वजह है और ये क्या वाकई में कोई बहुत बड़ी बीमारी है या ये नॉर्मल है? इरफान, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है अगर जिसको हम खामोश कातिल कहें तो मेरे ख्याल में लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगी, क्योंकि ये तब तक अपनी अलामत नहीं देती जब तक किसी न किसी टारगेट को हिट नहीं करती। अच्छा सर में हमारे दर्द होता है और या जिस्म में दर्द होता है तो हम पेनाडोल लेते हैं। अमूमी तौर पे ये होता है पेनाडोल एक्स्ट्रा या इसके अलावा दूसरी जो मेडिसिन, क्या ये चीज़ लेना बगैर डॉक्टर के मशवरे के सही है? कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं इरफान जिनको हम OTC कहते हैं, ओवर द काउंटर। वो यूरोप में भी बिकती है, पैरासीटामोल बिकती है। इस तरह लोग लेते हैं और खाते हैं, लेकिन फिर बात वहीं तक आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि आप 8 टैबलेट खा लो। किसी भी शख्स को दिल में तकलीफ होती है और वो गिर जाता है तो उसको कैसे बचाया जाए? पहली तिब्बी इमदाद उसको किस तरह दी जाए? पहली तिब्बी इमदाद कि भाई वो पेशेंट अगर गिरा है तो उसको आप कंफर्टेबल पोजीशन में लाओ, उसके बटन वगैरह थोड़ा सा रिलैक्स करो, आप पल्स देखो ठीक चल रही है, ठीक आप देखो पसीना तो नहीं है, उसको सांस ठीक चल रही है। तो मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि एक मिडिल क्लास बंदा जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप जैसे जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं वो किस तरह उन्हें मदद फराहम कर सकते हैं? क्या कोई इस तरह का सबब बन सकता है कि एक मिडिल क्लास बंदे को अच्छा इलाज प्रोवाइड किया जा सके? बिल्कुल, आपकी बात 100% जायज़ है। अगर हम इस पे डिस्कस करेंगे तो ये मामला हो जाएगा सियासी। ठीक है, सियासी। आपकी बातों से जितना मैं अखज़ कर पा रहा हूँ वो ये है कि 90% जो बीमारियाँ हैं वो हमारे तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से हमें होती हैं। बिल्कुल, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी ठीक ही नहीं है। मैं तो लगभग आधी दुनिया घुमा हूँ। शुगर जो है ये क्या बीमारी है और ये क्यों होती है और नौबत यहाँ तक क्यों पहुँच जाती है कि किसी का उंगली काटनी पड़ जाती है, किसी का पाँव काटना पड़ जाता है? इस हद तक नौबत क्यों पहुँच जाती है शुगर की बीमारी में? डायबिटीज़ मेलाइटस, ज़ियाबितस, उसकी 2 टाइप होती है। मैं सिंपली समझा दूँ ताकि लोग समझ पाए, आम लोग समझ सकें। आम लोग। अच्छा सर, अब हम बात कर रहे हैं एक जो बीमारी है जो नौजवानों में खासतौर पर बहुत ज़्यादा है, वो है मोटापे को लेकर। और अमूमी तौर पर हमारे पाकिस्तानी माशरे में ये समझा जाता है कि लड़का है या लड़की है वो शादी के बाद मोटे हो जाते हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह है? शादी के बाद कौन मोटा होता है? ये क्या सीन है सारा? ये बात आ जाती है हमारे तर्ज ज़िंदगी पे फिर से, कि हम अपने बच्चों में वो अवेयरनेस डालते ही नहीं कि ये जो जिस्म बनाया है ना रब ने, ये चलने फिरने के लिए बना है, खाने के लिए नहीं बना है। अच्छा, मैं दवाई लेने गया था एक दफ़ा अपनी वालदा की, तो बड़े मेडिकल स्टोर पर मैंने सोचा कि मुझे सस्ती मिल जाएगी। बड़ा मेडिकल स्टोर था, होलसेल के उसके रेट थे। उसने मुझे यही कहा कि यार ये लिखाई क्या लिखी हुई है, आप लोगों की वहाँ ज़बान क्यों नहीं खुलती? डॉक्टर्स को आप पैसे पे कर रहे हैं तो आप उससे क्यों नहीं बोलते कि साफ अल्फाज में लिखें ताकि हमें दूसरों से कहीं से भी हम खरीद सकें? बिल्कुल बोलना चाहिए, मरीजों को बोलना चाहिए। बोलना चाहिए कि भाई दवाइयाँ अच्छी कंपनी की लिखें आप, जो हर जगह मिल सकें। घरों में ये होता है कि मच्छर वगैरह बहुत होते हैं, तो क्या घरों में ये जो मच्छर टिक्की हो गई या दूसरी चीज़ें होती हैं ये लगाना क्या सही है? क्योंकि जो चीज़ उनको जिस तरह वो किल कर रहे हैं, उनको मच्छरों को मारा जा रहा है, वो तो हम सांस के ज़रिए हमारे भी तो अंदर जारी होती है। मोस्टली जो धुएं वाली हैं, जो धुआं करती हैं, वो नुकसानदेह हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान असलम। सेहत के मसाइल को लेकर पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है। इसकी मिसाल सबसे पहले हमने यूँ देखी कि लाहौर में एक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर पढ़ा रहा था और उस दौरान उसके दिल में दर्द होता है और वो वहीं पर गिरकर उसका इंतकाल हो जाता है, मगर किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि उस शख्स की ज़िंदगी को बचाया जा सके या उसे फिलफोर तिब्बी इमदाद दी जा सके। इसी सिलसिले में आज की जो पॉडकास्ट हमने की है वो एक डॉक्टर के साथ की है जिनका नाम डॉक्टर किशोर कुमार है, जो एक कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन है। सबसे पहले तो सर नवाजिश आपके कीमती वक्त की, कैसे मिजाज हैं आपके? थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका इरफान। आपने मुझे टाइम दिया और मेरी भी यही कोशिश होगी कि आपके तवस्सुत से, आपके चैनल से मुझसे जितना हो सका हेल्थ अवेयरनेस और लोगों के मसाइल, स्पेशली कराची,
क्योंकि कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जितनी उसकी आबादी है सेहत के मसाइल उतने ही ज़्यादा है। मैं एक कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन हूँ। कराची में मुझे काफ़ी टाइम हुआ है और मुझे प्रैक्टिस में गुज़िश्ता 33 साल से मैं नॉन स्टॉप प्रैक्टिस है मेरी एज अ जनरल फिजिशियन। सर, ये आपका बेसिकली मेडिकल बैकग्राउंड क्या है? थोड़ी ये लोगों को बताएं कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की और किस किस बीमारियों के आप माहिर हैं। मैंने 84 में इंटरमीडिएट किया, 85 में मैंने एडमिशन लिया चाणक्य मेडिकल कॉलेज लाड़काना में। वहीं से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। फिर जब मैं आया अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में तो मैंने MRCGP किया और MCPS किया, जनरल मेडिसन या आप जिसको कहें फैमिली मेडिसन, ठीक, जिसमें फैमिली मेडिसन के रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं कि भाई एक जनरल फिजिशियन जो देखता है पूरी बॉडी को, कि भाई जिसमें ENT के भी मसाइल आ जाते हैं, चेस्ट के मसाइल आ जाते हैं, जोड़ों के अमराज आ जाते हैं, उसके अलावा सांस की तकलीफ़ है, गुर्दे की तकलीफ़ है और दिल के अमराज हैं। ये लिवर के अमराज हैं और ज़ियाबितुस, ख़ास करके आजकल जो बड़ा मसला चल रहा है जिसमें हम तीसरे नंबर पे हैं इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हवाले से, ज़ियाबितुस, ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, उसके अलावा बढ़ता हुआ मोटापा, उसको भी हमें टच करना है। लड़कियों में ये बड़े मसाइल पैदा कर रहा है, जैसे PCOS है और बहुत से मसाइल हैं। सर, हम अपनी पॉडकास्ट का आगाज़ दिल के अमराज से करते हैं कि हमने अमूमी तौर पर देखा है कि किसी भी बस स्टॉप पर, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कंपनी की जगह पर किसी भी शख्स को दिल में तकलीफ़ होती है, वो वहीं पर गिर जाता है। जैसा कि इंट्रो में भी मैंने बताया, तो उसकी जान कैसे बचाई जाए, उसको फर्स्ट जो तिब्बी इमदाद होती है वो किस तरह दी जाए कि उसको बचाया जा सके। अभी इरफान आप देखो ना कि ये हैं प्रिवेंटिव मेजर्स और हेल्थ अवेयरनेस मेजर, जिस पे हमने बहुत ही कम फोकस किया है, ना करने के बराबर ही किया है। दूसरे मुल्कों में ऐसा होता है कि वक्तन फ़वक्तन उनके शहरों में इस किस्म के वर्कशॉप करवाए जाते हैं जहां पब्लिक को मदऊ किया जाता है, उनको साइम्यूलेटर पे दिखाया जाता है कि भाई ये अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा गिरा है, साइम्यूलेशन का मकसद है कि ओरिजिनल करके पेश करना, लेकिन वो ओरिजिनल होता नहीं है, तो वो उसमें सिखाते हैं। हमारे पास ये नहीं है। आम लोगों को सिखाया जाता है। आम लोगों को, पब्लिक के, एक तो वहाँ की एजुकेशन रेट ज़्यादा है हमसे, डेफिनेटली वी आर फार मोर बिहाइंड, हम बहुत पीछे हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ 80% पॉपुलेशन को पीने का साफ पानी नहीं है, तो हम पब्लिक अवेयरनेस कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? लोग अपनी रोटी के लिए परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए, तो कहाँ से होगा? तो बस हमारी यही कोशिश होती है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम जितना कर सकते हैं, जितना भी हम करेंगे, कोई ना कोई तो बेनिफिट किसी ना किसी को तो मिलेगा ना, ये आपका सदका जारिया हो। सर, मेरा सवाल वहीं पर रह गया कि किसी भी शख्स को दिल में तकलीफ़ होती है और वो गिर जाता है, तो उसको कैसे बचाया जाए? पहली तिब्बी इमदाद उसको किस तरह दी जाए? पहली तिब्बी इमदाद कि भाई वो पेशेंट अगर गिरा है तो उसको आप कंफर्टेबल पोजीशन में लाओ, उसके बटन वगैरह थोड़ा सा रिलैक्स करो, आप पल्स देखो ठीक चल रही है, ठीक, आप देखो पसीना तो नहीं है, उसको सांस ठीक चल रही है, होश में है या नहीं है। तो आजकल कार्डिक चेस्ट पेन यूनिट्स वगैरह काफ़ी थोड़े स्पॉट्स पे आ गए हैं। तो अगर पेशेंट स्टेबल है तो आपने उसे सिर्फ रीएश्योर करना है और कोशिश करनी है कि उसको नियर बाई जो भी मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ तक पहुँचाएं, क्योंकि अभी पेशेंट स्टेबल है। और जहाँ पेशेंट बेहोश हो जाता है, जी, वहाँ जहाँ पेशेंट बेहोश हो जाता है, आप देख रहे हैं कि सांस भी कम चल रही है, पल्स भी कम चल रही है, मतलब नब्ज भी कम चल रही है, तो उसमें होता यूँ है कि हम CPR कराते हैं, रेस्पिरेटरी रिससिटेशन और कार्डियो। ये क्या होता है सर? ये होता यूँ है कि पेशेंट के चेस्ट पर मसाज करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं ताकि फेफड़े चले और दिल को एक स्टिमुलस मिले हरकत करने के लिए, क्योंकि वो कम चल रही है।
फिर सांस मुंह से देते हैं। अगर कोई चीज़ अवेलेबल है नज़दीक में या कोई पाइप अवेलेबल है तो वो उसके मुंह पे रख कर, वरना ये ही एक तरीका बचता है, मुंह के ज़रिए उसको सांस सांस देनी है। फिर चेस्ट को कंप्रेस करना है 20 मरतबा, 22 मरतबा, फिर 2 सांसें देनी हैं। जब तक पेशेंट स्टेबल हो जाता है तब तक कोई ना कोई हेल्प आ ही जाती है। इतना अब हो चुका है। बाकी जिसको फैटल किस्म का, मैसिव किस्म का होता है, वो हॉस्पिटल्स में भी नहीं बचते। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने पहले ही कहा कि दूसरे मुल्कों में तो लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस दी जाती है, तो हमारे पास बचता यही प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के ज़रिए, हम अपने चैनल के ज़रिए, पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। तो इस सिलसिले में ये आपसे गुजारिश करूँगा कि ये चीज़ आम लोग भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको थोड़े सादा अल्फाज में लोगों को बताएं ताकि आम लोग भी इसको समझ सकें। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि ये शुगर जो है ये क्या बीमारी है और ये क्यों होती है, और नौबत यहाँ तक क्यों पहुँच जाती है कि किसी का उंगली काटनी पड़ जाती है, किसी का पाँव काटना पड़ जाता है, इस हद तक नौबत क्यों पहुँच जाती है शुगर की बीमारी में? डायबिटीज़ मेलाइटस, ज़ियाबितुस, उसकी 2 टाइप होती है। मैं सिंपली समझा दूँ ताकि लोग समझ पाएँ, बिल्कुल आम लोग समझ सकते आम लोग। हैं, इंग्लिश के बजाय सादा उर्दू के अल्फाज में आप समझ। ठीक है। एक होती है टाइप 2 जो मेजॉरिटी में हमारे पास है। एक होती है टाइप 1 जो छोटी उम्र में होती है, जिसमें जो पैंक्रियास, जो लिबलबा है, वो काम करना छोड़ देता है। हमें उसी पेशेंट को इंसुलिन पे ही रखना पड़ता है और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। और दूसरा होता है टाइप 2, तो उसके बहुत से रीज़न हैं। अब यहाँ रिसर्च का फुकदान है। मैंने तो काफ़ी इंटरनेशनल फोरम्स अटेंड किए हैं ना। मैं जब वहाँ ये बताता हूँ कि हमारे पास पेशेंट की शुगर 600 आ रही होती है, 600 मिलीग्राम, पेशेंट ठीक बैठा हुआ है, तो वो तो हैरान हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो ज़ियाबितुस है वो डिफरेंट किस्म का है, उसमें डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो जो लिबलबा है वो बनाता है इंसुलिन। इंसुलिन करती क्या है कि वो ग्लूकोज को, जिसम में जो ग्लूकोज बनता है उसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो वो कम हो जाती है। दूसरा जो हमारे पास मेजर इशू है कि इंसुलिन ज़्यादा बन रही होती है क्योंकि वो अपने टारगेट के टिश्यू पे काम नहीं करती। बन तो रही है लेकिन वो काम नहीं कर रही है। और तीसरा उसमें सबब होता है, बन भी रही है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल, मतलब इसके बहुत से असबाब हैं शुगर के। हाँ, कई असबाब हैं जिसको हमें एक साथ रिड्रेस करना पड़ता है। मरीज़ों में वज़न ज़्यादा होता है, मरीज़ फिज़िकल वर्क नहीं करते, खाना ज़्यादा खाते हैं इसमें, और अभी तक इतने साल से, मुझे 33 साल हो गए हैं, लोगों के जहन से ये मैं नहीं निकाल पाया हूँ कि इंसुलिन आखिरी इलाज है। अच्छा, लोगों को आज तक भी यही है, मैंने पढ़े लिखे लोगों को, कि भाई इंसुलिन तो फिर आखिरी इलाज हो गया ना, फिर तो हम तो गए ना। तो बेसिकली इसका इलाज क्या है? बेसिकली इसका इलाज मल्टी फैसेटेड है, मतलब मुख्तलिफ एंगल से इसका इलाज होगा। सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होती है कि हमारा तर्ज ज़िंदगी जो होता है ना, उठना बैठना खाना सोना, वो हमारा बिगड़ चुका है, अगेंस्ट द नेचर है, कुदरत के असूलों के ऐन मुखालिफ है। तो सर नौबत यहाँ तक क्यों पहुँच जाती है कि उंगली या पाँव तक काटना पड़ जाता है? लोग इसी चीज़ को केयर नहीं करते ना। लोग कहते हैं कि भाई शुगर है, चलो ठीक है, एक गोली खा रहे हैं, लेकिन शुगर सिर्फ शुगर नहीं होती, वो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा को हिट कर रही होती है एट अ टाइम। खून की जो नालियाँ हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। वो जो आसब निज़ाम है जो दर्द का एहसास लेके हमारे दिमाग तक जाता है, वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। फिर होता क्या है कि थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं सिंपली, कि भाई एक आदमी अगर किसी जगह पे खड़ा है तो 1 मिनट के बाद उसको पाँव में थोड़ी थकन फील होगी और दर्द फील होगा, तो वो पाँव तब्दील कर लेता है। डायबिटीज़ में ये सेंस कम होना शुरू हो जाता है।
प्रेशर पॉइंट पे आपको प्रेशर पड़ रहा है, आपको पता नहीं चले, पता ही नहीं चलता और वो खड़ा रहता है। खड़ा ही रहता है। तो ये लगातार लगातार दर लगातार वहाँ पर एक छाला सा बनना शुरू हो जाता है। मरीज यही समझता है कि ये एक मामूली सा छाला है, उसको खुद काटा या किसी करीब के डॉक्टर के पास गया या किसी जराह के किसी हकीम के पास गया कि भाई ये छाला निकला है। वो दरअसल छाला नहीं होता, वो शुरुआत होती है एक। इसीलिए हमारा फोकस होता है कि भाई जिस तरह आप अपने चेहरे का ख्याल करते हो, इस तरह अपने पाँव का उससे बढ़कर ख्याल करो, क्योंकि शुरुआत पाँव से होती है। अगर मरीज़ अपना तर्ज ज़िंदगी ठीक रखे, अपना फिज़िकल वर्क जारी रखे, रेगुलर वॉक करे, अपने डॉक्टर के साथ अटैच रहे और अपनी दवाइयों पे डोजेज पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करे, तो मैं नहीं समझता कि नौबत यहाँ तक आए। और वैसे भी मेरे पास मेरी 33 साल कैरियर में मेरे किसी पेशेंट की कोई एम्पुटेशन नहीं हुई। थैंक्स टू माय परवरदिगार, मेरे परवरदिगार का शुक्र है कि मेरे किसी पेशेंट की नहीं हुई है। मेरे पास लाए गए हैं जो पहले से ही बिगड़े हुए हैं। आपके जो जाती पेशेंट है जो आप खुद देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल किसी के आपने आज तक उंगली नहीं, वगैरह पाँव कुछ ना नहीं ना काटा? ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि छाला होता है, अगर वो प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए तो क्या वो वहीं पे रुक सकता है? अब ये बात आ गई आपकी अवेयरनेस पे, आगाही पे। जब आप इसी चीज़ से आगाही नहीं होंगे ना, तो आप उसी सेंस के साथ जाएंगे भी नहीं अपने डॉक्टर के पास। अगर आपको इसी का सेंस होगा, ये एहसास होगा कि भाई ये छाला ख़राब भी हो सकता है, तो आप जिस उजलत में डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर साहब भी ऐसा ही रिएक्शन करेंगे। आप जब जाएंगे कि ये एक छाला सा है, मामूली सा, इसको देखे डॉक्टर साहब कुछ लिख के दें, तो बात वही होती है कि आपके जहन में ये चीज़ें हैं ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौबत यहाँ तक आ सकती है कि मेरा पाँव भी कट सकता है इस छोटे से छाले की वजह। उसके अलावा होता क्या है, लोगों को पता नहीं होता। मेरे पास जब पुराने शुगर के पेशेंट आते हैं तो पहला सवाल मैं यही करता हूँ कि भाई कितने साल हुए हैं? कि भाई 25 साल हो गए हैं। अच्छा भाई, आपके पाँव में जूता पड़ा हुआ है, आपको फील होता है? अगर नहीं, कभी कभी निकल जाता है, फील नहीं होता। कभी कभी पड़ा ही रहता है, मैं बिस्तर में चला जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता। तो मतलब वो सेंसेशन ख़त्म हो चुकी होती है। अब अंदाज़ा लगा लो, जिस बंदे को ये पता नहीं है कि जूता मेरे पाँव में है या नहीं है, अगर उसको कोई चोट लग जाए तो क्या पता लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ये चीज़ें हम बता बता के, मैं तो कहता हूँ कि भाई मैं लिटरली थक गया हूँ बता बता के कि भाई देखो, इसको यूँ समझो, मामूली मत समझो। क्योंकि शुगर वो बीमारी है जो आखिरी सांस तक आपके साथ चलनी है। कोई बंदा ये दायमी मर्ज है। दायमी मर्ज है, आप उसको समझ लो, आप उसके साथ दोस्ती कर लो, क्योंकि ये दोस्त बीमारी है, आपको हर चीज़ बताती रहती है। कभी आपके पाँव में गरम एहसास होगा, कभी पाँव जलेंगे, कभी उंगलियां सुन्न होंगी, ये तो बता रही है ना आपको कि मैं कहाँ पे हिट कर रही हूँ। नहीं सर, तो इसका क्या प्रॉपर कोई इलाज नहीं है कि इस बीमारी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए? ऐसा नहीं, कोई अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं दुनिया में कहीं भी नहीं है। कि क्योंकि इसको नए सिरे से पैंक्रियास, वो जो हमारा लिबलिबा है ना, उसको कैसे हम लगाएंगे? क्योंकि उसके लगाने में, उसके फिर मेंटेनेंस में कहाँ से आएगा? ये किडनी तो नहीं है कि किसी बंदे ने एक दे दी अपनी, लिवर तो नहीं है कि आधा हिस्सा दे दिया, कौन देगा? वो एक ही होता है इंसान एक में। ही होता है इंसान में, बस वही ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? फैमिलियल होता है, एक फैमिली से चलता रहता है। और ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट, हमारा माहौल जिस हैसियत में चला गया है ना, कि हमारा खाना कोई टाइम नहीं है उसका, सोना कोई टाइम नहीं है, रात को दिन करते हैं, दिन को रात करते हैं। आपकी बातों से जितना मैं अखज़ कर पा रहा हूँ वो ये है कि 90% जो बीमारियाँ हैं वो हमारे तर्ज ज़िंदगी की वजह से हमें होती हैं। बिल्कुल, हमारा तर्ज ज़िंदगी ठीक ही नहीं है। मैं तो लगभग आधी दुनिया घुमा हूँ, सुबह को 5:30-6 बजे लोग उठ के दौड़ते हैं,
दौड़ते रहेंगे अपने कुत्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप दिखाएं मुझे कराची में, हम तो सोने 5:30-6 बजे जाते आप सोते ही 4 बजे हैं, तो किस वक्त आप उठेंगे सुबह की वॉक के लिए? कुछ चंद बंदे हैं। और उनकी फिर माशाल्लाह हेल्थ भी अच्छी है। बिल्कुल। अभी मैं अपनी मिसाल आपको दे दूं, रोज़ाना मैं 3 घंटे अपना 30 मिनट सारी मैं रनिंग करता हूँ। ये मेरी आदत है, आज से नहीं, बचपन से मेरी आदत है। और फिर वो खेलों की दुनिया भी चली गई है हमारी। बच्चे सारा दिन खेलते थे, वो चली गई। अब हम मोबाइल की स्क्रीनों तक महदूद हो गए हैं। वहीं पर हुआ। सर आपने भी बात की माहौल के हवाले से, तो हम कराची शहर में रहते हैं जहाँ पे बीमारियाँ बेशुमार बीमारियाँ हैं। तो कहा जाता है कि जो कराची में इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जिनके बीच में आबादियाँ हैं, इससे आलूदगी फैलती है इंडस्ट्रियल जोन से, और फिर लोग बीमार होते हैं। क्या यही बुनियादी वजह है? मैंने आपको पहले ही कहा ना कि बीमारियों में जो पार्ट प्ले करता है वो हमारा इन्वायरमेंट पार्ट प्ले करता है, कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या पोल्यूशन हो रही है, हवा में क्या आलूदगी है। आलूदगी सिर्फ हवा में नहीं होती, आलूदगी आवाज़ की भी होती है। शोर ज़्यादा होता है तो कानों पे असर पड़ता है। आलूदगी स्मेल की भी होती है, वो अगर ज़्यादा है तो फिर नाक आपकी उसको टॉलरेट करते करते वो नॉर्मली बिहेव नहीं करेगी। आलूदगी पानी की भी होती है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना, एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बनाना, ये जो अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड हैं ये उन्हीं का ही काम है। सर कराची की हम बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि कराची में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी घर में हादसा हो जाता है। अगर मैं अभी बताऊं, पिछले दिनों हमारी मोहल्ले में एक हादसा हुआ, एक बच्चे को सर में चलता हुआ पंखा लगा और ज़ख्म बहुत ज़्यादा शदीद था। उसे फौरी तौर पर डॉक्टर के ले जाया गया, एक करीबी अस्पताल में ले जाएगा। उन्होंने उसका ब्लड बंद कर दिया और कहा कि इसे जिना ले जाओ। तो जिना हॉस्पिटल में ऐसा क्या है कि कराची में कोई एक्सीडेंट हो, कोई घर में हादसा हो, कुछ भी हो, हर अस्पताल वाला यही रेफ़र करता है कि इसे जिना ले जाओ? और क्या करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल काफ़ी है? इरफान, हम अपनी ज़िम्मेवारियों से अपने आप को पीछा छुड़ाते हैं, अपनी ज़िम्मेवारियों से। इतना तो कर सकते हैं हम कि अगर किसी का हादसा हुआ है उसको आप प्राइमरी केयर दे दो, आप उसकी स्टिचिंग करो, आप उसका स्टेबिलिटी का इंतज़ार करो, आप असेसमेंट करो, फिर आप जना भेज दो। लेकिन आप जो बैठे हुए हो, आपको भी तो कुछ करना है ना। अगर मैं बैठा हुआ हूँ किसी पेरीफेरी में, कराची में, भाई सोचें किसी BHU में बैठा हुआ हूँ, तो इतना भी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो फिर डॉक्टर मैं किस काम? तो सर इसकी वजह क्या होती है? जब हम उन्हें पैसे भी दे रहे हैं, जाहिर सी बात है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं करीबी फौरी तौर पे, तो जब हम उन्हें पैसे भी दे रहे हैं, पे भी कर रहे हैं, तो क्या वजह होती है कि वो उन्हें एक थोड़ा सा स्टेबल नहीं कर सकते, फौरी तौर पे कहते हैं कि जिना ले जाओ? इसकी क्या वजह है? बस वो सरकार के खाते में डाल दो, कहीं मरीज इधर इधर या उधर ना हो जाए, तो हमारे गले में फिल्म हमारे गले में फिल्म ना फिट हो जाए। तो बहुत सी चीज़ें हैं ना, हमारी जो साइकी है ना बड़ी तब्दील हो गई है। वो जो एक नेक नियति, वो खैर वाली जो बात होती थी, वो मुझे नज़र नहीं आती है। 60 ईयर मेरी भी एज है, मुझे नज़र नहीं आती है जो पहले होती थी कि भाई एक बंदा मेरे पास आया है, इतनी तकलीफ़ में है, तो मैं उसको रिहैब तो करूँ ना, उसको स्टेबल करके मैं भेजूँ ना। नहीं, बस आया देखा, आप जल्दी से इसको जिना ले जाओ, सिविल ले जाओ। नहीं तो ये करोड़ों लोगों के लिए एक ही हॉस्पिटल क्या काफ़ी? और वहाँ पर ऐसा क्या है सर, ये भी थोड़ा मुझे बता दें, क्या क्या ऐसी मशीनरी है वहाँ पर कि हर बंदे को वहीं भेजा जाता है? देखें ना, जिना एक बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट इदारा है, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एक बाकायदा इंस्टीट्यूट है जहाँ से डॉक्टर्स बन के, पढ़ के, सीख के निकलते हैं। जितनी भी हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं ना, अपने ग्रेजुएशन के बाद जो डिग्रीज होती हैं, वो जिना सिविल वहीं से ही होती हैं। तो वहाँ तो सहूलत है, हर किस्म की सहूलत है। लेकिन 2.5 करोड़ की आबादी को 1 या 2 अस्पताल संभाल नहीं पाएंगे। हमें इसी तर्ज की और बहुत सी अस्पताल चाहिए। हमें चाहिए नेक नियति, हमें चाहिए खुदा परस्ती अपने अंदर,
कि भाई एक इंसान मेरे पास आया है, उसको बचाना मेरा फ़र्ज़ है। और थोड़ा लोगों को भी जहन में अपने आप जहन साफ़ करना चाहिए कि ये जो डॉक्टर बैठा हुआ है ये फ़ायदे का ही काम करेगा। अगर खुदा न खास्ता ऊंच नीच हो जाती है। हाँ ऊंच नीच हो जाती है, जो किसी को भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं होता, बिल्कुल। तो वो फिर तो उस जिना में भी हो सकती है। हाँ वो किसी में भी हो सकती है। आप वहाँ नहीं बोलते, फिर आप डॉक्टर की एक क्लिनिक पे, अस्पताल पे धावा बोल तोड़ फोड़ करके, तो फिर इसी वजह से इसी लोग डरते हैं, डायरेक्ट वहीं पे भेज देते हैं। डायरेक्ट भेज दो आप। अच्छा सर, अब हम बात कर रहे हैं एक जो बीमारी है जो नौजवानों में ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा है, वो है मोटापे को लेकर। और अमूमी तौर पर हमारे पाकिस्तानी माशरे में ये समझा जाता है कि लड़का है या लड़की है वो शादी के बाद मोटे हो जाते हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह है? शादी के बाद कौन मोटा होता है? ये क्या सीन है सारा? ये बात आ जाती है हमारे तर्ज ज़िंदगी पे फिर से, कि हम अपने बच्चों में वो अवेयरनेस डालते ही नहीं कि ये जो जिस्म बनाया है ना रब ने, ये चलने फिरने के लिए बना है, खाने के लिए नहीं बना है। जब चलता फिरता जिस्म होगा और खाने पीने की टाइमिंग होगी तो मोटापा कहाँ से आएगा? मोटापा तभी आता है जब आपकी फिजिकल कैपेसिटी आपके खाने से कम हो जाती है। आप खाना ज़्यादा खाते हैं, चलते फिरते कम हैं। और दूसरी बात कि पहले हम सारी चीज़ें डाल लेते थे कि भाई ये बंदा जो है खाता ज़्यादा है, काम नहीं करता है, लेकिन अब मोटापा मज़दूरों में भी आ रहा है। पूछें क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? इसकी क्या वजह? 2019 से मोटापे को एज अ डिजीज़ रजिस्टर्ड किया गया है, बीमारी की तौर डिक्लेयर कर दिया गया। डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारा जो जिस्म है वो फैट चर्बी को ज़्यादा बना रहा है, ये जिस्म का फॉल्ट है। अब जो मोटापा आ रहा है ना, खाना तो है डेफिनेटली, उसमें खाना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब चलना फिरना ना हो, ज़्यादा खाना हो, टाइमिंग ना, नो डाउट, कोई दो राय नहीं है इसमें कि इसका कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन ये बीमारी भी अब हो गई है। कल मेरे पास एक 23 साल नौजवान आया, उसका वज़न था 127 किलो। 127 किलो, 23 साल का? 23 साल का नौजवान। अब बताएं क्या किया होगा इस बेचारे ने, क्या खाया होगा? वो वहाँ से सामने से लिफ्ट से निकल के जब मेरे चैम्बर तक आया था तो बुरी तरह से हाँफ रहा था। इसको सर शादी से क्यों लिंक कर दिया गया? शादी का क्या सीन है ये? शादी का ये सीन है कि भाई आदमी खुश हो जाता है, खुशी से खून बढ़ता है, ये खून बढ़ता है, खून बढ़ता है, और फिर अजीज जो अकारब में आता है, जाता है, खाता है, पीता है, एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है, तो फिर केयरलेस सा हो जाता है बंदा। अच्छा। हाँ यही रीज़न है इसका, और कोई रीज़न है? भाई शादी हो गई है तो अब खाता पीता होगा, सबके साथ जाता होगा, तो बस ये एक। और शादी के बाद बंदा 15-20 दिन की छुट्टियां भी ले लेता है, सारा दिन घर में पड़ा रहता हाँ, है, सारा एंजॉय कर रहा होता है, तो हाँ उससे हाँ 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 मतलब चलना फिरना कम हो जाता है, इसी वजह से मोटापा बढ़ना। हालांकि यूरोप में शादी करते हैं, चलते फिरते हैं, महीनों तक निकल जाते हैं, बैठते नहीं वो। हम लोग महीनों तक घर में बैठे रहते हैं, अजीज़ो अकारब में खाना खाएंगे, बड़े बड़े नवाले तोड़ेंगे, बड़ी खुराकें करेंगे, इसलिए हो जाता है। गलती तो हमारी तो है ना। इसका मतलब इलाज क्या है? अभी अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मोटापा कम हो जाए, मेरा वज़न है अगर 76 है या 73 है, वो 60 तक आ जाए, तो ये कैसे हो पाएगा? इरफान, अभी इसी में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब तक हम अपना तर्ज ज़िंदगी दुरुस्त नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ये जो मेरे मालिक का, कुदरत का निज़ाम है ना, इसको आपकी परवाह नहीं है। आप भले 1 बजे नींद से उठो, सूरज जिस टाइम पे निकलता है उसी टाइम पे निकलेगा। तो नुकसान क्या होगा कि हमारा जो जिस्म है, अगर आप रात को देर तक जागेंगे तो 10 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक जिस्म में से बेनिफिशियल, फ़ायदा देने वाले हार्मोन्स बनते हैं। तो जब आप जागेंगे 10 बजे से 2 बजे तक तो वो बनना बंद हो जाएंगे। फिर वो हार्मोन्स बनते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं।
कार्टिजोल होता है, एड्रेनलिन होती है, नार एड्रेनलिन बनती है। वो करती क्या है, आपकी दिल की रफ्तार को बढ़ाएगी, आपकी इंसुलिन लेवल को बढ़ाएगी। जब इंसुलिन बढ़ेगी तो फैट बढ़ेगा, डेफिनेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी दिल पे असर पड़ेगा। तो बेसिक नुकसान हमारा ही है भाई। आप अपना तर्ज ज़िंदगी, मतलब बात वहीं पे आ जाती है, तर्ज जिंदगी। तर्ज ज़िंदगी, और सारी दुनिया की दवाएं जो वहाँ इस्तेमाल नहीं होती हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं, अच्छा, तजुर्बे के तौर पे। तजर्बे यहाँ किए जाते हैं। हाँ, अच्छा सर, एलर्जी क्या बीमारी है? चेहरों पर एक्नी दाने वगैरह निकल जाते हैं या एलर्जी हो जाती है, ये क्या चीज़ है और इसका इलाज क्या है? एलर्जी होती है एक आँखों की, एलर्जी होती है नाक की, एलर्जी होती है फेफड़ों की, एलर्जी होती है स्किन की। हमारे यहाँ जो ये कॉमन है, आँखों की जब होगी तो आँखें बहेंगी, लाल हो जाएंगी, ठीक है, खारिश होगी उनमें। जब नाक की होगी तो सुबह को जैसे ही एलर्जी का अटैक हुआ या किसी टाइम हुआ, इतनी छींकें आ जाती हैं, इतनी छींकें आती हैं, नाक बहने लगती है, फिर नाक बंद हो जाती है। फिर आती है सांस की एलर्जी, उसमें दमा होता है। स्किन की एलर्जी आती है, उसमें लाल लाल धब्बे हो जाते हैं। बाकी जो एक्नी है, एक्नी एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, उसका एलर्जी से इतना ताल्लुक नहीं होता। नहीं, चेहरे पे जो दाने निकल जाते हैं, लाल लाल हो जाते लाल लाल हो जाते हैं ना, ये बेसिकली होता क्या है कि अंदर जो ऑयल होता है ना, वो निकलना बंद हो जाता है, तो फिर वो उभर के आते हैं बाहर। तो किन किन बंदों में ये फैमिली के हिसाब से होता है, लड़कियों में ज़्यादा होता है, या जिनका फैट ज़्यादा होता है, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं बॉडी में, वो भी इसका सबब हैं। और ये एलर्जी डिफरेंट किस्म के एलर्जीन से होती है। एलर्जिन वो सब्सटेंस, मतलब वो एक अज्जा होते हैं जो अगर आपकी आंख में जाएंगे तो वहाँ एलर्जी होगी, मतलब आंख ने उसे रिजेक्ट किया। नाक में जाएंगे वहाँ एलर्जी होगी। तो ये है हमारा इन्वायरमेंटल। तो मतलब ये जो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, तो वो ये इस वजह से हो रही है, जो फिजाई आलूदगी की वजह। फिजाई आलूदगी की वजह से। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि हम इंडस्ट्रियल जोन को अलग कर दें, जो हो नहीं पाएगा यहाँ। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, चारों तरफ आबादी है। ट्रैफिक को हम कंट्रोल कर लें, वो जो कार्बन फेंकती गाड़ियाँ हैं वो निकाल दें, वो भी नहीं हो पाएगा यहाँ। आप देखेंगे दूसरे मुल्कों में दूर दूर तक, मतलब आबादी, छोटी छोटी आबादी, यही होता है हर जगह, यही होता हर जगह यही होता है। है। वर्करों के लिए तो होते हैं, अपार्टमेंट्स बने होते हैं, बाकी तो शहरी आबादी दूर होती है। दूर दूर, पर हमारे यहाँ तो चारों तरफ ही आबादी। चारों तरफ से घिरी हुई है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये बर्दाश्त करना है। अच्छा, तो जाहिर है कास्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ेगी, आपकी लाइफ स्टाइल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर होगी। सर कोई भी डॉक्टर किसी भी शोबे को किस तरह चूज़ करता है? जैसे कि आपके एक कंसल्टेंट है, जनरल फिजिशियन है, तो कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट, तो ये चीज़ डॉक्टर किस तरह चूज़ करता है? और जनरल फिजिशियन ये चीज़ क्या होती है? अब देखें, मेडिसिन जो होती है, दो फील्ड ऐसी हैं बुनियादी तौर पर तिब में। जब हमें डिग्री जो मिलती है ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, एक मेडिसिन एक सर्जरी। तो आगे जाके मेडिसिन की अपनी बहुत सी फील्ड्स हैं जिनको हम सब स्पेशलिटी कहते हैं, सर्जरी की बहुत सी फील्ड हैं। जब हम जनरल मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें जितनी भी मेडिसिन की स्पेशलिटीज़ हैं वो आपने मास्टर करनी है, जिस तरह हमने इंटरनल मेडिसिन में किया है। 12 जो होती हैं, जिसमें ENT आती है, पीट्स आती है, आई आती है, गायनी ऑप्स आती है, और अपना ऑर्थोपेडिक्स के आते हैं। मतलब ये सारे हमें पढ़ने पड़ते हैं, इन सब का हम एग्ज़ाम दे के आते हैं। उसके बाद फिर जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन, और अब जनरल फिजिशियन बहुत कम रह गए हैं कराची में। पहले ज़माने में होते ही जनरल फिजिशियन थे बड़े बड़े, आप नाम बता, जैसे प्रोफेसर रब साहब थे, बड़ा नाम था, वो जनरल फिजिशियन थे, उन्होंने बहुत से डॉक्टर पैदा किए। लेकिन अब वो शॉर्टकट वाली बात हो गई है ना कि भाई मैं जाऊंगा लिवर में स्पेशलाइज, मैं डेंटिस्ट बन जाऊंगा, मैं बच्चों का डॉक्टर बन हाँ, जाऊंगा। बस वो एक सब स्पेशलिटी हो गई है कि भाई मैं हार्ट का बनूंगा,
मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा सुबह को मैं निकला जब घर से, मुझे शदीद दर्द था बाजू में। एक को मैंने दिखाया, उसने कहा यार मैं न्यूरो का हूँ डॉक्टर, आप आर्थोपेडिक वाले के पास जाएं। मैं आर्थोपेडिक वाले के पास गया, उसने चेक करके कहा कि भाई आपका ये हाथ का मसला मुझे दिखाई दे रहा है, आप जाएं जो ये हाथ को डील करते हैं हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप उसके पास जाएं। मैं उसके पास भी गया, कहा ये मेरा मसला नहीं है, ये आप जनरल फिजिशियन के पास जाएं। अच्छा, मैं 3 डॉक्टरों से होता हुआ फिर चौथे पे वो जनरल चौथे मेरे पास आपके आया पास। बेचारा, अच्छा। तो सुबह तक उसका मसला भी हल हो गया। तो मतलब ये है ना कि आप पे सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी एक स्पेशलिटी में बैठे हुए हैं, ठीक है मान लिया बैठे हुए हैं, लेकिन आपका इतना तो बनता है ना कि उसको एक ब्रॉडर व्यू से देखें, वसीउल नज़र एक आप रखें कि भाई ये भी हो सकता है। ठीक है आप नहीं कर रहे हैं तो एक प्रॉपर उसको बता तो सकते हैं ना, भाई मेरे पास पेशेंट आया, सारी उसने हिस्ट्री दी, मैंने कहा भाई ये आपका मसला जो है ना प्रोस्टेट का मसला है, और आपका इतना बढ़ चुका है गदूद, मर्दों में होता है, कि अब ये दवाई से ठीक नहीं होगा, दवाई हम देंगे आपको टेम्पररी, आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। ये होता है एक प्रॉपर रेफरल, उसको रहनुमाई करना। रहनुमाई एक आम करना। बंदे को तो इतना इल्म नहीं होता, नहीं होता, वो बेचारा धक्के खाता महीनों तक धक्के खाता रहता है कि और मुझे बीमारी करना बढ़ती क्या? रहती है। बीमारी बढ़ती रहती है और खर्चा खर्चा। सर एक बीमारी जो आमतौर पर हम बहुत हल्की लेते हैं और वो है ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, तो ये क्यों होता है? अक्सर तौर पे लड़ाई में हमने देखा, जब हमें गुस्सा आता है या कोई सीन, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसकी क्या वजह है? और ये क्या वाकई में कोई बहुत बड़ी बीमारी है या ये नॉर्मल है? इरफान, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है अगर जिसको हम खामोश कातिल कहें तो मेरे ख्याल में लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगी, क्योंकि ये तब तक अपनी अलामात नहीं देती जब तक किसी न किसी टारगेट को हिट नहीं करती। या तो आँखों को हिट करेगी, या हमारी दिमाग के रगों को हिट करेगी, या हमारे गुर्दों को हिट करेगी, हमारी दिल को हिट करेगी। आँखों को हिट किया, आँखों को हिट किया तो क्या होगा? बीनाई का मसला हो जाएगा। दिमाग को हिट किया तो क्या हुआ? फालिज का मसला हो जाएगा। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये बीमारी है, ब्लड प्रेशर की मुझे बीमारी है? स्क्रीनिंग, जिस पे मैं जोर दे रहा हूं कि प्रॉपर स्क्रीनिंग आप करवाते रहें। जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसमें आप अपना एक रेगुलर चेकअप लाजमी करवाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है आपका ना, तो कई सालों तक आपको पता नहीं लगेगा। वो तब चलेगा जब आपको तकलीफ होगी, आप आए कि भाई मेरा सर चकरा रहा है, सर भारी हो रहा है, ऐसे है जैसे सर में ऊपर नीचे में हो रहा हूँ। जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो 210 120, तो ये एकदम थोड़ी हुआ होगा, ये तो बढ़ता रहा होगा ना। और फिर दूसरा एक भी है, काफ़ी डॉक्टर्स, हम इसमें डॉक्टर्स भी जिम्मेवार हैं कि भाई फिलहाल बढ़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप देख लो, फिर आके चेक करवा लेना। तो ये फिर आके चेक करवाने वाला मरीज 1 साल के बाद आएगा आपके पास। सही। तो अगर आप सिर्फ 2 लफ्ज़ ही इसको कह दो कि भाई मुझे लग रहा है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप इसका रेगुलर चेकअप करवाएं, और फिर देखेंगे अगर आपको ज़रूरत है तो एक दवाई पर रख देंगे। बस ये सिंपल सी बात है। नहीं तो सर गुस्से में ही क्यों बढ़ जाता है? गुस्से में तो वो बॉडी का एक मैकेनिज्म है ना, तो वो खुद ही ब खुद नॉर्मल हो खुद जाए? ब खुद नॉर्मल होगा। नॉर्मल बंदे का, सही। नॉर्मल बंदे का खुद ब खुद नॉर्मल होगा। जिसका एबनॉर्मल है उसका नॉर्मल नहीं होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, उसको अगर और भी उसको, बढ़ जाएगा? हाँ, अगर उसको प्रॉब्लम है ना, फाइट फ्लाइट फियर, फाइट फ्लाइट फियर वाला जो मैकेनिज्म है ना, वो जब रीएक्टिवेट होता है ना बॉडी में, तो जिसका पहले ही बढ़ा हुआ है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक जगह झगड़ा हुआ, एक बंदे को दिल का दौरा हुआ, वो गिर गया वहीं पे। हाँ, ये तो सब ये सुना। मतलब यूं है कि ये इतना बड़ा कि लिमिट को क्रॉस करके गया, कि भाई एक जगह पे बैठे हुए थे, वहाँ पर झगड़ा हुआ, एक बंदे को फालिज हो गया, तो उसने दिमाग को हिट किया,
जब दिल को हिट किया तो दिल का दौरा हुआ। तो ये होती है बेसिक स्क्रीनिंग और बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए। सर ये जो आप बात कर रहे हैं बेसिक स्क्रीनिंग, आजकल हमारी अभी ये सियासी गुफ्तगू हो जाएगी, हमारी हुकूमत ने हमें इस तरह का छोड़ा ही नहीं है कि एक मिडिल क्लास या गरीब बंदा डॉक्टर की जाते हुए भी डरता है, क्योंकि वो अपने आटे में ही पूरा लगा हुआ है, अपने राशन में किचन में ही वो पूरा हुआ पड़ा है, तो वो जा नहीं सकता। तो मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि एक मिडिल क्लास बंदा जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप जैसे जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं वो किस तरह उन्हें मदद फराहम कर सकते हैं? क्या कोई इस तरह का सबब बन सकता है कि एक मिडिल क्लास बंदे को अच्छा इलाज प्रोवाइड किया जा सके? बिल्कुल आपकी बात 100% जायज़ है। अगर हम इस पे डिस्कस करेंगे तो ये मामला हो जाएगा सियासी। ठीक है, सियासी काम सियासतदानों को छोड़ देते हैं हम। ये मेडिकल मेरा जो काम है बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि कैंसर शुरू होती है एक खलिए से, अच्छाई शुरू होती है आपसे। आपके अंदर से अच्छाई जब शुरू होगी ना तो आपको सिला उसका मिलेगा। आप अच्छा सोच रहे हो तो आपको मिलेगा, अगर मैं सोच रहा हूँ तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर यही मोटिव मैं रखूं कि भाई हर अच्छी चीज़ को मैं क्यों ना करूं, तो मेरा यही मोटिव होता है कि आप देखेंगे मेरा यूट्यूब का चैनल है, किस नाम से सर? डॉक्टर किशोर कुमार फिजिशियन। डॉक्टर किशोर कुमार फिजिशियन आप देखेंगे वहाँ पर लोग देखते ही नहीं, उनको और किस्म की चस चाहिए, उनको गाने चाहिए, डांस चाहिए, वो देखेंगे। और मेरा फेसबुक का जो है पेज डॉक्टर किशोर कुमार के नाम से, उस पर 30,000 से ज़ायद मेरे फॉलोअर्स हैं। वो देखते हैं, व्यूज़ देते हैं, फिर मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन मैं रखूँ ऐसा 1 घंटा जिसमें मैं अपने लोगों से लाइव डिस्कशन करूँ। हाँ बिल्कुल। नहीं सर, तो सस्ते इलाज के आपने तो ये सारा मलबा आवाम पे डाल दिया कि वो अपनी हेल्थ को लेके खुद ही वो नहीं है ना, वो वीडियोस इस तरह की देखते हैं जिससे अवेयर हो सकें। तो मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि लोग वीडियोस देख के अवेयर हो जाएं? इलाज के लिए कहाँ जाएं सस्ते इलाज के लिए सर? सस्ते इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में जाए। नहीं है ना सर, कंडीशन इस तरह की नहीं है। सरकार तो कहती है कि हमने हर चीज़ दी है वहाँ पर हर चीज़ वहाँ उन्होंने दी है। आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, मैंने 3 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया अपनी एज से। अच्छा, आई वॉज अ फिजिशियन इन हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इसकी क्या बुनियादी वजह? कि जो मेरे मकासद थे ना, जो मैं सर्व करना चाहता था ना, वो मैं नहीं कर पा रहा था। मैं जनरल कैडर में था, तो मतलब जो मेरी एक्सपर्टीज थी ना वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उस तरीके से यूटिलाइज नहीं पा रहे थे। अगर आप यूटिलाइज करोगे तो आपको हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे कि भाई आप ये क्यों दवाइयाँ लिख रहे हो, हमारे पास हैं, आप लिख रहे हो। तो मतलब एक ट्रेंड सा बन गया है ना कि भाई सिर्फ तनख्वाह लेनी है और कुछ करना नहीं है। तो आप उस ट्रेंड में घुसोगे ना तो आपको मिलेगा कुछ नहीं सवाए रुसवाई की। अच्छा, अभी आपकी दवाइयों से मुझे जहन में एक सवाल आया, ये सारा सीन क्या है? डॉक्टर को तो हम एक मसीहा की नज़र से देखते हैं हमारे माशरे में, मगर आजकल हमने इसको एक कारोबार या बिज़नेस या धंधा बना लिया है कि जिस भी डॉक्टर के पास जाओ वो अपने बराबर वाले मेडिकल स्टोर की सिर्फ दवाइयाँ लिख कर देगा। इस तरह का क्यों नहीं होता कि वो दवाई कहीं से भी परचेज़ की जा सके? ऐसा क्यों नहीं होता? और कहा जाता है कि जो मेडिकल स्टोर के इनकी कमीशन होते हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? आप डॉक्टर ने बेहतर बता सकते हैं। कम से कम मैं अपने तौर पे तो कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। आप मेरी प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे वो कहीं से भी मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगी। इतनी साफ लिखाई है कि कोई 5वीं पास भी पढ़ जाएगा, उसके मथे लग जाएगी। करते हैं डॉक्टर, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कारोबार बनाए हो। कारोबार नहीं करना चाहिए, जो भी करता है गलत है, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं दवाई लेने गया था एक दफ़ा अपनी वालदा की, तो बड़े मेडिकल स्टोर पे मैंने सोचा कि मुझे सस्ती मिल जाएगी। बड़ा मेडिकल स्टोर था, होलसेल के उसके रेट थे। तो उसने मुझे यही कहा कि यार ये लिखाई क्या लिखी हुई है,
आप लोगों की वहाँ ज़बान क्यों नहीं खुलती? डॉक्टर्स को आप पैसे पे कर रहे हैं तो आप उससे क्यों नहीं बोलते कि साफ अल्फाज में लिखें ताकि हमें दूसरों से कहीं से भी हम खरीद सकें? बिल्कुल बोलना चाहिए, मरीजों को बोलना चाहिए ये बोलना चीज़। चाहिए। अगर मेरा मरीज आ रहा है ना मेरे पास, उसको बोलना चाहिए कि भाई दवाइयाँ अच्छी कंपनी की लिखें आप, जो हर जगह मिल सकें। मुझसे मरीज पूछते हैं बेचारे कि सर ये नीचे मिलेगी, मैंने कहा कहीं से भी खरीदोगे ये मिल जाएगी तुम्हें। ये बेहतरीन चीज़ है सर। अगर नहीं मिलती तो आप मुझे तस्वीर भेजो कि भाई ये है या नहीं है, क्योंकि वो एक्सचेंज करके भी देते हैं। फार्मूले एक जैसा होता है, हाँ कंपनी जनरिक चेंज हो होता, हाँ जाती है। जनरिक होता है। अगर मुझे ठीक लगा तो कह दूंगा भाई ओके है, इतना तो मैं करता हूँ अपने। ये सर चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगी और इसमें मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। एक और इशू है सर, घर में लेके हमारे सर में दर्द हो जाता है या टांगों में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है, तो अमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि मैं अपने भाई को या किसी वाइफ को किसी को कहता हूँ कि मेरी कमर दबा दो, टांग दबा दो। क्या ये सब चीज़ नॉर्मल है? आमतौर पे फैमिलीज़ में यही होता है कि हम कमर दबा रहे होते हैं, टांगे दबा रहे होते हैं। क्या ये चीज़ मेडिकली सही है? अभी जब आपके कमर में दर्द होता है ना, तो होता क्या है कि जो कमर के पट्टे हैं ना, वो लगातार काम करने से, गलत बैठने से, खड़े रहने से अकड़ जाते हैं। अगर उन पे हल्का सा मसाज किया जाए तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब रिलैक्स होंगे तो खून का दौरान उनमें चलेगा और दर्द कम होगा। लेकिन उसकी भी एक हद होती है। ऐसा ना हो कि एक बंदा कमर पे चढ़ के खड़ा हो जाए, ऐसा ही होता है। हाँ, अमूमी और तौर कमर की हड्डी ही तोड़ दे, वर्टिब्रा कोई तोड़ दे, रीढ़ की हड्डी। मतलब कमर में दर्द हो रहा है तो क्या करना चाहिए? कमर में दर्द है ना कि भाई हाथों से मसाज करें। हाथों से मसाज है, वो पेन किलर मेडिकेशंस आती हैं ना, वो दर्द को कम करने वाली क्रीम्स आती हैं, जेल्स आती हैं, उनको भी आप छोड़ें। घर में जो एक चीज़ आपकी अवेलेबल है, प्लास्टिक की बॉटल तो है ना पानी की, उसमें गर्म पानी करके आप उसकी सेकाई करो, कमर में आराम आ जाए। आप देखो 5 मिनट के अंदर आराम आ जाएगा। और टांगों में? टांगों में भी यही है, आप करके देखो। अच्छा सर, सर में हमारे दर्द होता है और या जिस्म में दर्द होता है तो हम पेनाडोल ले लेते हैं। अमूमी तौर पे ये होता है पेनाडोल एक्स्ट्रा या इसके अलावा दूसरी जो मेडिसिन है, क्या ये चीज़ लेना बगैर डॉक्टर के मशवरे के सही है? कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं इरफान, जिनको हम ओटीसी कहते हैं, ओवर द काउंटर। वो यूरोप में भी बिकती है, पैरासीटामोल बिकती है, इस तरह लोग लेते हैं और खाते हैं। लेकिन फिर बात वहीं तक आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि आप 8 टैबलेट खा लो रोज़ाना। आपने 1 टैबलेट खा ली, चलो ठीक है। और जो सर का दर्द है ना, वो खुद बीमारी नहीं है, वो किसी दूसरी बीमारी की अलामत होता है। अच्छा। या तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, या तो स्ट्रेस होगा, या आपकी बीनाई में कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं बॉडी में। अगर लगातार रहता है ना, अगर नॉर्मल महीने में 1-2 महीने में मुझे सर में दर्द हो रहा है खैर तो है, पेनाडोल खा लूँ, कोई इशू कोई नहीं? कोई कोई इशू नहीं। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि मैं एक डॉक्टर की वीडियोस देख रहा था, तो पॉडकास्ट थी उनकी भी, वो यही कह रहे थे कि पेनाडोल मतलब एक बहुत खतरनाक गोली है, इससे आपको नुकसान होता है। तो मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो शायद तो क्योंकि वो हेपेटोटॉक्सिक है, लिवर मतलब हमारे जिगर के लिए नुकसानदेह है। अगर फ़र्ज करें एक बंदा 2 टैबलेट अभी खा ली, 2 घंटे तक कम नहीं हुआ तो 2 और खा ली, थोड़ा सा कम हुआ फिर शाम को बढ़ गया 2 और खा ली। ये नुकसानदेह। महीने में एक भाई आप रीजन की तरफ तो जाओ ना। अगर आपका 1 टैबलेट खाने से कम हो गया है तो इट्स ओके, अगर कम नहीं हुआ है तो मतलब कुछ ना कुछ तो है ना, एक बड़ी बीमारी की अलामत है अल्लाह करे ना हो, लेकिन बेहतर यही है कि डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर के दिखाएं आप। सर, एक आम लोगों के लिए मैं सवालात इसी तरीके से कर रहा हूँ कि लोगों की तर्जुमानी हो सके। घरों में ये होता है कि मच्छर वगैरह बहुत होते हैं, तो क्या घरों में ये जो मच्छर टिक्की हो गई या दूसरी चीज़ें होती हैं, ये लगाना क्या सही है? क्योंकि जो चीज़ वो उनको जिस तरह वो किल कर रहे हैं, उनको मच्छरों को मारा जा रहा है, वो तो हम सांस के ज़रिए हमारे भी तो अंदर जा रही होती है। मोस्टली जो धुएं वाली हैं, जो धुआं करती हैं, वो नुकसानदेह है। क्योंकि आप अगर उनको बंद करके कमरे में आप बैठे रहेंगे ना, तो होना यही चाहिए कि आप अपने सोने से 2-3 घंटे पहले वहाँ आप जला दो। आप समझो कि काफ़ी धुआं हो गया है तो आप उसको बंद करके खिड़कियाँ दरवाजे खोल दो। जितने भी मच्छर होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। बाकी जो
मर जाएंगे। फिर उसके बाद आप पर्दे या जालियां वगैरह हो तो मच्छर नहीं मिलेंगे। वॉशरूम को में आपके पानी खड़ा रहता है तो मच्छर होंगे। ये जो डेंगू है ना, ये मोस्टली वॉशरूम में होता है, क्योंकि ये दिन में काटता है। इस बेचारे की ड्यूटी है सुबह 6 से शाम 6 तक, शाम 6 से सुबह 6 तक मलेरिया के मच्छर की ड्यूटी होती है। ये दोनों चेंज करते हैं ड्यूटी। अच्छा, डे नाइट ड्यूटी चल रही डे नाइट ड्यूटी चल रही है कि हमें काटने की। है। तो ये जो अगर स्प्रे मैं कर दूं 1-2 घंटा पहले अपने कमरे में स्प्रे हाँ, कर हाँ। देता हूं, वो सही है? वो सही है, आप स्प्रे करो या वो कॉइल जो जलती है आप करो, और जो मैट है वो जलती है आप करो, लेकिन सोने के वक्त आपने नहीं करना। नहीं, बाज लोग ये होते हैं कि पूरी पूरी रात वो जल रही होती है कॉइल, नहीं नहीं, वो एलर्जी करेगी आपको, एलर्जी करेगी। एलर्जी करेगी। फैमिली बच्चे सो रहे हैं तो हाँ, हाँ, सांस नहीं। के जरिए अंदर जा रही हो। सांस के एक होती है जिसमें स्मेल नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा करते हैं, वो मच्छरों को मार देती है। वो डिवाइसेस आए हैं, अब उनकी क्या एफिकेसी है मुझे पता नहीं है कि भाई वो काम करते भी हैं या नहीं करते हैं, करते हैं तो किस लिमिट तक करते हैं। वो है, उसकी एक लाइट आती है, मच्छर उसकी तरफ भागते हैं, उससे टकराते हैं, मर जाते हैं वहीं पर। तो इसका मतलब अभी मैं जला लेता हूँ एक कॉइल 1-2 घंटे के लिए, फिर जब मैं दोबारा दरवाज़ा खोलता हूँ तो फिर दोबारा मच्छर नहीं अंदर आ जाएंगे? नहीं आएंगे वो, क्योंकि एनवायरनमेंट में अभी तक उसका कुछ ना कुछ होगा, बाकी होता है, हाँ। इसलिए नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, इतना छोटा सा होगा कि आपको तकलीफ नहीं आएगी। बिल्कुल। सर, आजकल हर बंदा परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो इसका इलाज क्या है? एक आदमी अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए क्या कर सकता है? इस परेशानियों से, स्ट्रेस से किस तरह बाहर आ सकता है? पुरसुकून रहने के लिए इरफान चाहिए आपको पुरसुकून माहौल, पुरसुकून लाइफ, पुरसुकून रोटी। एक मकान चाहिए जहां आप पुरसुकून हो। आपको बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए जो आपको टाइम पे मिलें। ऐसा ना हो कि आप थके हुए घर आ रहे हैं तो बिजली नहीं है, कुछ करने का हुआ तो गैस नहीं है, जब आप बाहर निकलें तो हड़ताल है बाहर, कहाँ से बंदा खाएगा, ठीक है। और फिर ट्रांसपोर्ट में आप अंदाज़ा लगा लें कराची की ट्रैफिक का कितने कितने घंटे लग जाते हैं वापस आने में, तो वो भी एक स्ट्रेस है। और जितना हमारे लोअर मिडिल क्लास कमाती है, लोअर क्लास कमाती है, वो इतना सफिशेंट नहीं होता है कि ज़िंदगी के सारे काम वहाँ से हो सकें। हो सके, बिल्कुल। तो डेफिनेटली कोई बच्चा बीमार हो जाता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप उसको लेके अगर जाएंगे तो कम से कम 10,000 की फिल्म बन जाएगी आपकी। तो गरीब बंदा कहाँ से करे ये? लेकिन एक अच्छी बात है, कराची में जो मुखैर हजरात हैं, काफ़ी हॉस्पिटल है, काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं। इंडस हॉस्पिटल का मैं इंडस नाम हॉस्पिटल लेना चाहूँगा कि है, SIUT है, ऐसा ही होती है। NICVD में हो रहा है कि भाई आपको फर्स्ट एड मिल जाती है वहाँ बेहतरीन किस्म की, फ्री जिला में हॉस्पिटल बाईपास हो जाता है। तो इदारे, इस तरह के इदारे बनने चाहिए। और भी सैलानी के कुछ इदारे हैं। सैलानी हैं, बनने चाहिए। सर, फालिज बेसिकली क्या बीमारी है? मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन का आपसे कर रहा हूँ, फालिज क्या है और इसका फौरी तौर पर क्या इलाज है? अब मैंने सुना था कि एक मेरे दोस्त को हुआ था, दोस्त की वालदा को हुआ था, तो वो उसको फौरी तौर पर एक हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगा दिया, तो फौरी तौर पर उसे रोक लिया गया। क्या ऐसा ही होता है? मैं आपको बताऊं फालिज होता क्यों है, ठीक है। होता यूं है कि दिमाग में जो ब्लड की सप्लाई है ना, वो या तो रुक जाती है या कम हो जाती है। तो वो जिस हिस्से को कंट्रोल करती है वो हिस्सा फालिज ज़दा हो जाता है, ठीक। वो कहीं भी हो सकती है? दिमाग में होती है। नहीं तो बाजू पे भी तो होती है। नहीं, हमारा जब फालिज होगा ना तो हमारा जो सेंटर पॉइंट है ना, CPU, हमारा दिमाग है। अच्छा। बाकी तो दिल में अगर जाए तो दिल का दौरा होगा, टांग में अगर जाएगी तो गैंग्रीन हो जाएगी, कहीं कोई ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक तो हो सकती है ना, कोई भी ब्लॉक हो सकती है जिसम में, कोई भी खून की नाली ब्लॉक हो सकती है, चिड़िया खुद हो सकती है। हाँ, जिसम में जब चर्बी ज़्यादा होती है तो फिर वो छोटे छोटे से प्लग बनते हैं, वो आगे जाके डिसलाज हो जाते हैं, वहाँ लगते हैं, फिर वहाँ खून की नाली का जो कैलेबर है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। ये बड़ा लंबा मैकेनिज्म है, आम आदमी नहीं समझेगा। लेकिन अगर आपके मरीज़ की
आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक साइड कमज़ोर हो रही है, तो आप उसको ले जाएं। अभी NICVD में उन्होंने एक यूनिट खोला हुआ है कि भाई 4 घंटे तक के अंदर 6 घंटे तक मरीज़ आ जाता है तो उसकी एंजियोग्राफी करके वो क्लाट खोल देते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं तो मतलब अगर किसी को फालिज का हुआ तो इसकी सबसे पहले अलामात क्या है? अलामत फौरी तौर पे इलाज क्या है इसका? फौरी क्योंकि अगर किसी का वो NICV तो बहुत दूर है, फौरी तौर पे उसको क्या करना चाहिए? अभी NICVD के सैटेलाइट अस्पताल भी खुले हैं मेरे ख्याल में। अभी दूसरा बल्दिया में दिया है, बल्दिया में है एक, वहाँ पर भी पहुँच जाता है बंदा। और छोटे छोटे यूनिट उनके हैं, जैसे चेस्ट यूनिट है, तो वहाँ पर भी पहुँच जाएगा, तो वहाँ से वो भेज देंगे आगे। तो 6 घंटे बड़े हैं। बिल्कुल। अलामत क्या है? अलामत ये है कि भाई पेशेंट को अचानक सर दर्द शुरू हो जाएगा, दिमाग भारी होना शुरू हो जाएगा, जिसे वज़न पड़ रहा है। और सर दर्द इसी किस्म का होता है, बम्पिंग, कि कोई चीज़ पुश कर रही है अंदर। अच्छा, ये फालिज की अलामत है। फालिज की अलामत होती है। या उसको फील होगा कि मेरा कोई हिस्सा सुन तो नहीं हो रहा है, या उसमें अजीब किस्म की कोई फीलिंग तो नहीं हो रही है, ऐसा ही होता है। फिर सर चकराना शुरू हो जाता है। अचानक पता तब चलता है जब बंदा थोड़ा सा होश इधर उधर हो जाता है। हम इसको कहते हैं ड्राउजी, कि मतलब नॉट ओरिएंटेड, आपको पता नहीं पाएगा क्या हो रहा है। हो सकता है ज़बान पे हो, तो आप समझ जाएंगे कि भाई वो बात वो नहीं है, ज़बान में है, बोल नहीं पा रहा है, उस हाथ को ऊपर नहीं होगा। तो जैसे ही वो, सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि उसको देखना चाहिए कि भाई आप अपना हाथ उठाओ, टांग उठाओ, आप उठा के देखेंगे कि भाई उसमें पावर है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस साइड पे हुआ है। और फौरी तौर पर फिर उन्हें हाँ हाँ, NICV बिल्कुल दें। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। सर, मेरा सवाल आखिरी आपसे ये है कि जो आजकल कराची के नौजवान या पाकिस्तान के नौजवान हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा शिकार है। एक नौजवान, हमने तो कभी सुना ही नहीं था, 50 साल 60 साल की उम्र में सुनते थे कि उसे हार्ट अटैक हो गया। नौजवानों को ये हार्ट अटैक की बुनियादी वजह क्या है? ये क्यों हो रहा है? 2-3 नई चीज़ें हुई हैं ना हमारे माशरे में। एक तो मोटापा बढ़ा है, हमारा ये खाने का स्टाइल चेंज हो गया एकदम, और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ गया है। ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, बच्चे यूज़ करें, हमें उनको भी देखना चाहिए। शीशा यूज़ हो रहा है, हमारे बच्चे यूज़ करें, वो भी देखना चाहिए। मंशियात। मंशियात यूज़ हो रही है, अल्कोहल यूज़ हो रही है, बियर यूज़ हो रहा है, देखना चाहिए हमें। वो चीज़ें इस एज में कहीं ना कहीं आपको हिट करेंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये मुसल्लमा हकीकत है कि 30 से 40 साल के दरमियान जिसको हार्ट अटैक होता है, मोस्टली वो फैटल होता है, जानलेवा होता है। क्योंकि उस वक्त दिल में इतनी गुंजाइश नहीं होती है इसकी बर्दाश्त करने की। 40 साल के बाद दिल हल्के हल्के से, कहीं ना कहीं से कोई हल्का सा हुआ, उसको बर्दाश्त कर लिया, तो मतलब उसकी गुंजाइश ठीक हो जाती है। जो आप कह रहे हैं 30 से 40 के जो हाँ, ये बड़े डेंजर नहीं बच पाते, नहीं, मोस्टली नहीं कुछ हो सकता है क्या? बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है। किस तरह? जैसे मैंने अभी इंट्रो में बताया, एक नौजवान लेक्चर दे रहा है और उस दौरान उसको दिल में दर्द हो और गिर गया, उसका इंतकाल हो जाता है। ये इसको किस तरह बचाया जा सकता है? दिल के दौरे से बचने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, अहमियत रखती है, वो है टाइम। अलामात और हस्पताल के बीच में टाइम जितना शार्ट होगा, मरीज़ के सर्वाइवल के चांसेस इतने ज़्यादा होंगे। छोटे अस्पताल में ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं ले जा सकते। आगे फौरी तौर पर ले जाए। अलामत क्या है सर, थोड़ी ये भी बताएं। कि भाई अचानक बैठा है, पसीना आना शुरू हो गया, बैठे 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 लेफ्ट साइड पे या मिड ऑफ द चेस्ट बीच में कुछ मतलब डिस्कम्फर्ट, मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब कोई चीज़ ऐसे है जैसे दबा रही है। और हो सकता है कि ये जो आपका उल्टा बाजू है, इसमें भी थोड़ी सी रेडिएशन हो दर्द की, तो ये अलामत हैं। लेकिन एक चीज़ अब मुझे खुशी होती है कि लोग चले जाते हैं, थोड़ा सा भी इस तरह का फील करते हैं ना, चले जाते हैं, कम से कम ईसीजी करवा लेते हैं। ईसीजी और ट्रॉप आई अब ये एक रूटीन सा बन गया है हर अस्पताल में।
जैसे ही आप जाएंगे, आपकी ईसीजी करेंगे, ट्रापाई आपकी कराएंगे, 1-2 घंटे में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। तब तक पेशेंट जो है ऑब्जर्वेशन में होता है। अगर वो बड़ी हुई होगी तो फिर उसको वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो एक दिल के दौरे का है। अगर नहीं है बड़ी हुई तो फिर उसको और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। फौरी तौर पर मौत क्यों हो जाती है? फौरी तौर पर मौत यूँ होती है कि आपने स्विच बंद कर दिया दिल का, सडन कार्डियक अरेस्ट। तो उसको क्या पता बेचारे को? ये पता ही नहीं चलेगा ना, ये तो किसी को भी हो सकता है ना, कि इतना मैसिव हुआ है, इतना बड़ा डैमेज हुआ है दिल के पट्टे को कि उसने काम करना ही छोड़ दिया। सडन कार्डियक डेथ। और चंद सेकंडों के अंदर वो गिरेगा और उसका इंतकाल हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। कई केसेस हमारे सामने गए हैं इस तरह बेचारे। अच्छा सर, मेरा आप बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने 33 साल इस फील्ड को दिए। जिस तरह दूसरी फील्ड होती है लोग रिटायर हो जाते हैं, क्या किसी डॉक्टर का रिटायर होने का दिल नहीं करता, या आप थकते नहीं हैं ज़िंदगी से कि बस यार अब बहुत हो गया, अब इसको छोड़ा जाए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए? यार इरफान, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा रूहानी तौर पर बयान करूं तो शायद आप मेरी एहसासात का अंदाज़ा लगा सको। मेरे नज़दीक जो मेरे मुर्शिदों ने हमें बताया, जहाँ से हम पढ़े, उन्होंने यही कहा है। मेरे मरीज़ कहते हैं कि मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं नहीं कहता। ठीक, अच्छा डॉक्टर बनाया मेरे मालिक ने मुझे, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं किसी गधा गाड़ी वाले के घर पे पैदा होता तो शायद मैं डॉक्टर ना होता। ठीक है। उसके अलावा हमारे मुर्शिदों का कहना है कि जो काम आपको कुदरत ने दिया है आप उसको बंदगी समझ के कर लो। मैं तो कहता हूं कि मैं 24 घंटे में से 16 घंटे मरीज देखूं। कराची में तो मुझे आए हुए 5 साल हुए हैं, लेकिन जहाँ इंटीरियर से मैं आया वहाँ यही मेरी प्रैक्टिस होती थी। सुबह के 9 बजे से रात के 10 बजे तक, फिर वो मरीज़ घर पे आ जाएंगे, किसी को तकलीफ़ है। तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक रिटायरमेंट का ताल्लुक़ है, जब आप ये सोचोगे ना कि मैं कर रहा हूँ, तो आप नहीं कर पाओगे। आप अपने काम के बीच में से मैं को हटा दो। ये हो रहा है आपसे। जब आप ये सोच रखोगे ना, आप कभी नहीं थकोगे। आपने कभी बच्चों को खेलते हुए देखा है ना? थकते हैं। क्यों थकते नहीं? क्योंकि वो खेल में खेल बन जाते हैं। ऐसा मगन हो जाते हैं वो। हाँ, कि वो खेल बन जाते हैं। आप अपने काम में काम बन जाओ। ऐसा मत कहो। भाई देखें, हर हफ्ते मैं अपने इंटीरियर सिंध में अपने मरीजों को देखने जाता हूँ। कहाँ पे देखते हैं सर? कंदकोट कश्मोर। कनकोट कश्मीर। वहाँ मैं चौथी नस्ल देख रहा हूँ अपने मरीजों की। एक नस्ल लगभग चली गई है। मतलब डॉक्टर का ये सिलसिला कब्र तक जारी रहता है, वो इसी तरह रहना चाहिए यार। खिदमत सर अंजाम देता रहता रहना है। चाहिए। बहुत सर, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू कर कर। सवालात और भी मैंने बहुत सारे लिखे हुए थे। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके तवस्सुत से मैं अपने नाजरीन को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक मैं पैगाम दूंगा कि ये आप जितनी तारीफ़ करें इरफान भाई की, इनके चैनल की, मेरे ख्याल में वो कम है। क्योंकि ये बिला मुआवजा, बग़ैर किसी मकसद की ये जो बंदा काम कर रहा है, तो इसको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। वो आप किस तरह दे सकते हो एप्रिसिएशन? वो आप इस तरह दे सकते हो कि आपसे इल्तमास है कि इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखो। जब आप पूरा देखोगे तभी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? आप इसको देखो, आप इसको लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, दूसरों को आप शेयर करो। इस किस्म की एक्टिविटीज़ को प्रोमोट करना आप लोगों का काम है। हमारा काम, इरफान भाई का जो काम है वो कर रहे हैं, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। उससे आगे तो हम नहीं जा सकते ना। आप वो चीज़ें देखो, आप वो चीज़ें पढ़ो जो आपकी कम्युनिटी से हैं, जो आपको फ़ायदा दें। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो आपका अपना है। जब आप कम्युनिटी के लिए करेंगे ना, तो उसका सदका जारिया होता है, उसका आपको अजर मिलेगा। तो इसको आप देखो अच्छी तरह से और आखिर तक देखो।
सर बहुत शुक्रिया। और मैंने जब आपसे वक्त लिया था तो मैंने यही कहा था कि इस पॉडकास्ट का बुनियादी मकसद आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज़ को लेके अवेयर करना है। एक मरतबा फिर से नवाजिश, आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। आप जब भी आएंगे मेरे पास, आपको मेरी तरफ से ये सी मिलेगा, मैं हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया। हर दफ़ा मैं हाज़िर हूँ अपने मरीज़ों के लिए, कभी मैं मना नहीं कर सकता। थैंक यू सर। आपका शुक्रिया। आप लोग आए, बैठे, चाय पी, मज़ा आया। आप लोगों को अल्लाह अजर दे। आप खुश रहें, जहाँ पर भी हैं आबाद रहें। थैंक यू।